हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। और मैं मिराज अख्तर। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था पर्सनाली 4.1 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे और वो जो सारे क्वेश्चन हो गए पर्सनाली 4.1 के। और आगे हम लोग को देखना था आर्गन प्लेन तथा ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, सममित संख्या के आर्गन प्लेन तथा ध्रुवीय निरूपण हम लोग को देखना था। तो आज हम लोग आर्गन प्लेन और ध्रुवीय निरूपण देखेंगे। ठीक है, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को जो बताया गया था पिछले वाले वीडियो में, पीछे वाले जो भी क्वेश्चन बताया गया था पर्सनाली 4.1 का, उसमें आप लोग कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छे से बताया गया उसमें, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग देखेंगे आर्गन प्लेन किसे कहते हैं और ध्रुवीय निरूपण के बारे में जानेंगे। देखिए, कोई सा भी, चलिए ये आपका एक्स एक्सिस है और इस तरह से ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर या सममित संख्या को देखते हैं, उसका सामान्य रूप क्या होता था, इस तरह से। मान लीजिए कोई इस तरह से है एक्स प्लस, मानिए मत छोड़िए, ऐसे समझिए। तो जो सममित संख्या होता है, इसमें जो ए जो होता है, ये आपका क्या बताया गया था, वास्तविक भाग बताया गया था। क्या बताया था, वास्तविक भाग किसका, तो सममित संख्या का। और बी जो है, आई बी जो बताया गया था, ये क्या बताया गया था, काल्पनिक भाग। क्या बताया गया था, काल्पनिक भाग किसका, सममित संख्या का काल्पनिक भाग बताया गया था। अब इसमें समझना है कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, तो आप लोग को ये पता है कि इसमें हम लोग कैसे दर्शाएंगे। किसी भी सममित संख्या को जब हम लोग उसको किसी प्लेन में दर्शाते हैं, तो जिस प्लेन में दर्शाते हैं उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन, आर्गन तल। ठीक है ना। जब भी किसी सममित संख्या को किसी प्लेन या सतह में दर्शाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन या आर्गन सतह या तल बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये एक प्लेन है एक्स वाई। तो इसमें जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गन कॉम्प्लेक्स नंबर सममित संख्या को इसमें कहीं भी दर्शाएंगे तो उसको हम लोग, इस वाले प्लेन को हम लोग बोलेंगे आर्गन तल। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यही वाला मान लीजिए जेड बराबर आई बी है। जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, इस पर हम लोग वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, वास्तविक भाग को दर्शाते हैं। मतलब इस पर सममित संख्या के वास्तविक भाग को दर्शाएंगे एक्स अक्ष पर। ठीक है, एक्स अक्ष पर वास्तविक भाग को हम लोग दर्शाएंगे। अब आ जाइए काल्पनिक भाग। देखिए, काल्पनिक भाग वाई अक्ष या एक्सिस, वाई अक्ष या एक्सिस पर सममित संख्या के काल्पनिक भाग को दर्शाते हैं। काल्पनिक भाग को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, काल्पनिक भाग को दर्शाते हैं। सममित संख्या के काल्पनिक भाग को दर्शाते हैं किस पर, वाई एक्सिस पर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और बी है, दोनों प्लस में हैं। दोनों प्लस में है तो मान लीजिए इधर कहीं पॉइंट हो गया P, इसका A हो गया B नियामक। तो यही कहलाता है आपका
आर्गन तल में निरूपण, ठीक है ना, किसी भी सममित संख्या के आर्गन तल में निरूपण किया जाता है तो इसी तरह से निरूपण किया जाता है। अब देखिए, जब भी हम लोग वास्तविक भाग को किस में दर्शाएंगे, एक्स एक्सिस में, और काल्पनिक भाग जो है, जैसे ये काल्पनिक भाग का जो नंबर है ये हम लोग वाई एक्सिस में दर्शाते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, z बराबर 2 + i3, और एक लेते हैं 2 - 2 और i3, और जैसे 1 2 3, एक और ले लेते हैं -2 - i3, और एक और ले लेते हैं -2 + 2 - i3। इस तरह से 4 ठो कम्प्लेक्स नंबर हम ले लिए, 4 ठो सममित संख्या ले लिए। इसको हम लोग इसमें दर्शाएंगे। तो देखिए कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले ये 2 हैं तो इसको मान लीजिए इधर कहीं 2 और 3 होगा, इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक। और x में क्या है -2 और y में 3, तो इधर आ जाइए आप, यहाँ पर दर्शा देंगे, ठीक है। यहाँ पर -2 और 3, फिर इधर आ जाइए -2 - 3, -2 - 3, और फिर यहाँ पर आएंगे +2 - 3। देखिए, किसी भी सममित संख्या को हम आर्गन प्लेन में दर्शाएंगे तो दर्शाने से पहले ये ध्यान देंगे कि ये जो है x भाग है और ये y भाग है। जो वास्तविक भाग है उसको x एक्सिस पे दर्शाया जाता है, जो काल्पनिक भाग है उसको y एक्सिस पर दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 प्लस में है, इसीलिए इधर वाला जो भाग होता है इसमें x धनात्मक होता है और इधर वाले में क्या होता है, x ऋणात्मक होता है। ऊपर में y धनात्मक होता है और नीचे वाले में y ऋणात्मक होता है। तो जब भी हम लोग दर्शाएंगे तो उस समय हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्लस है तो इधर दर्शाएंगे, और यहाँ पर माइनस है तो हमेशा इधर दर्शाएंगे, ठीक है ना। x में अगर ये प्लस है, 2 प्लस है तो इधर वाले x की तरफ दर्शाएंगे, अगर ये x में माइनस है तो इधर वाले की तरफ हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। उसी तरह से y में भी हो जाए, y ये प्लस में है तो ऊपर की तरफ दर्शाएंगे, और y अगर निगेटिव में होगा तो नीचे की तरफ दर्शाएंगे। तो आप लोग इसको आसानी से दर्शा सकते हैं। तो किसी भी सममित संख्या को जब किसी तल में उसके जो पॉइंट होते हैं, वास्तविक भाग काल्पनिक भाग को दर्शाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस तल को बोलते हैं आर्गन प्लेन, और इस जो दर्शाया जाता है इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन में सममित संख्या का निरूपण, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दर्शाना है। अब हमने आप लोगों को बताया था मापांक या मॉडुलस या फिर मॉड्यूल। किसी भी सममित संख्या का मापांक, मॉडुलस और मॉड्यूल जो होता है वो क्या होता है, ये जो होता है ये ओरिजिन है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट नियामक होता है 0 0 होता है, किसी पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक के दूरी को क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मापांक या मॉडुलस कहलाता है, ठीक है ना। किसी पॉइंट, कोई पॉइंट दिया हुआ, उस पॉइंट से, ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापांक या मॉडुलस बोलते हैं। किसी भी सममित संख्या का यहाँ पर मापांक किसको बोलते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या का आर्गन प्लेन में, आर्गन सतह या आर्गन तल लिखिए, आर्गन तल में किसी बिंदु की
ओरिजिन से दूरी मापांक कहलाती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मापांक किसको कहते हैं। यही मापांक है जिसको मॉड जेड से सूचित किया जाता है। मॉड जेड मॉडुलस या मापांक, दोनों तरफ ब्रैकेट खड़ा करके और जेड को घेर दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड जेड। तो मॉड जेड या मापांक ओरिजिन से इस बिंदु की दूरी को कहते हैं। मॉड जेड मापांक या फिर मॉडुलस ओरिजिन से उस बिंदु की दूरी को कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉइंट को किसी भी आर्गन प्लेन में किस तरह से दर्शाना है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग ध्रुवीय निरूपण बताया जाएगा तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं ध्रुवीय निरूपण। पोलर रिप्रेजेंटेशन, ध्रुवीय निरूपण। पहले नंबर, ध्रुवीय निरूपण का सामान्य रूप। सामान्य रूप किसका? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म किसका? तो पोलर, किसी भी सममित संख्या का ध्रुवीय निरूपण का जनरल फॉर्म जो होता है वो आपका इस तरह से होता है। जेड प्लस आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए क्या है ये चीज़, तो इसको हम लोग आराम से समझेंगे इत्मीनान से। सबसे पहले जो आप लोग को बताया गया था कि सममित संख्या कोई सा भी है, सॉरी कोई सा भी ये तल है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है और कोई पॉइंट का इस तरह से ए और बी इस तरह से है। सही है। और ये कम्प्लेक्स नंबर, इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस आई बी, यही है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें हम क्या किए, इसके मापांक से गुणा कर दिया और मापांक से भाग दे दिए। मापांक यही होगा इसका, मापांक आपका क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होता है मापांक। अगर इस कम्प्लेक्स नंबर में हम मापांक से भाग दे दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस आई बी और नीचे में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये गुना किया है, भागा दिया गया है, दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको रहने देते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, सही है। यहाँ पर ये जो है x कोऑर्डिनेट, मतलब हम लोग x में a बढ़े हैं, x में कितना बढ़े हैं? a बढ़े हैं, और ये b है, मतलब y में b बढ़े हैं हम लोग। y में क्या बढ़े हैं हम लोग? b बढ़े हैं। ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या है? r है, मापांक ही है ना, ये मापांक है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा में कौन, बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? कॉस थीटा बराबर होता है ए आधार अपॉन कर्ण।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन का फॉर्म आ रहा है, सॉरी कॉस का फॉर्म आ रहा है, और यहाँ पर आपका साइन का फॉर्म आ रहा है। और ये हम लोग का क्या है, आर, तो आर इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही है आपका ध्रुवीय निरूपण। यही आपका क्या है, ध्रुवीय निरूपण है। तो ध्रुवीय निरूपण किस तरह से आया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जनरल फॉर्म जो हम लोग पढ़े हैं, ये वाला z बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कैसे आया है। आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये जनरल फॉर्म जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ध्रुवीय निरूपण का किस तरह से आया है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी नंबर है उसका ध्रुवीय निरूपण कैसे निकालेंगे, और ये जो चीज़ होता है थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं कोणांक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोणांक बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं, कोणांक या आयाम। इसको हम लोग कोणांक या आयाम बोलते हैं। थीटा को हम लोग बोलते हैं कोणांक या आयाम, आयाम बोलते हैं, या आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग को दिख रहा है, छोटा छोटा तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको ऐसे सूचित किया जाता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा। तो थीटा कहलाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, कोणांक या आयाम कहलाता है, और आर जो है आपका मापांक कहलाया। और ये आपका ध्रुवीय निरूपण है, किस तरह से आया, ये तीन चीज़ आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। कोणांक या आयाम, मापांक और ध्रुवीय निरूपण किस तरह से आ रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। हाँ, देखिए हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरह से इसको ध्रुवीय निरूपण का जो है, किस तरह से ध्रुवीय निरूपण करेंगे हम लोग, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है तो। और आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया गया है कोणांक और आयाम, ये भी याद रखिएगा, कोणांक और कोणांक या आयाम, या फिर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट बताया गया है इसी तरह से था। तो आर्गुमेंट जब भी हम लोग निकालेंगे या कोणांक या मापांक निकालेंगे तो हम लोग निकालेंगे b/a, मतलब कि काल्पनिक भाग, काल्पनिक और वास्तविक, वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया रहता है, a प्लस में अगर i भी है तो ये आपका काल्पनिक नंबर और ये वास्तविक नंबर हुआ, b आपका काल्पनिक नंबर हुआ, a जो है आपका काल्पनिक संख्या अपॉन वास्तविक संख्या, ठीक है। तो जब भी हम लोग आर्गुमेंट या थीटा निकालेंगे, इसी को बोलते हैं आयाम या कोणांक, तो इस तरह से निकलेगा, ठीक है ना। काल्पनिक नंबर अपन वास्तविक नंबर, काल्पनिक नंबर हम लोग y एक्सिस पे दर्शाते थे और वास्तविक नंबर जो है हम लोग x अक्ष पर दर्शाते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, 2 प्लस में i√3, इस तरह से एक क्वेश्चन मिल गया हम लोग को। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ समित संख्या, और इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे ध्रुवीय निरूपण में, ध्रुवीय निरूपण में, या यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में
रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। जो जनरल फॉर्म सबसे पहले याद कर लीजिए, जनरल फॉर्म आपका क्या होता है, जनरल फॉर्म जो होता है आपका वो होता है आर इंटू कॉस थीटा आई साइन थीटा, सही है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, सही है। आर निकालिए सबसे पहले, आर बराबर हम लोग निकालेंगे कैसे, ए स्क्वायर और √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हम लोग मिलेगा यहाँ पर 4 और 3 और यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 7। एक काम करो, ये थोड़ा ऑड आ रहा है, इसको यहाँ पर 1 कर लो, अलग अलग नंबर आएगा, दिक्कत होगा। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आया, 2, आर का वैल्यू 2 आया। तो जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर पूर्णांक भी निकाल लेते हैं, पूर्णांक इक्वल टू आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स लगाइए आप लोग, tan इनवर्स b अपॉन ए, tan इनवर्स b अपॉन ए, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, b कितना है √3 और 1। देखिए आप लोग को थोड़ा डाउट हो रहा होगा यहाँ पर, ये tan इनवर्स क्या है, ठीक है, tan इनवर्स क्या है। तो tan इनवर्स क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि tan इनवर्स क्या होता है। जैसे tan थीटा बराबर √3 अपॉन 1 होता है, तो इसका कितना वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आता है आपका थीटा इक्वल टू कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है ना। तो tan 60 डिग्री बराबर आपका क्या होता है, √3 अपॉन 1, tan 60 डिग्री बराबर √3 अपॉन 1 होता है। अगर मान लीजिए ये हमको नहीं पता है और यहाँ पर हम लोग से पूछ दिया गया, तो tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू √3/1, √3/1 है, ठीक ना, √3/1 है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, खाली थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो √3 अपॉन 1 आता है। तो ये कितना का वैल्यू है, तो ये हम लोग का वैल्यू है 60 डिग्री का। तो इसी का वैल्यू जब हम लोग डिग्री में निकालना, जब इसी का वैल्यू निकालना रहता है, जब ये थीटा का, तो हम लोग tan इनवर्स लेते हैं। जैसे 2x + 1 रहता है, तो x का वैल्यू निकालना हो तो 1/2 लेते हैं, इसको इधर भागा देते हैं। तो वही चीज़ है, जब tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 अपॉन 1 है, 1 होता है, अगर खाली tan थीटा हो तो √3 अपॉन 1 हो जाएगा। हम लोग को नहीं पता ये कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये तो हम लोग को पता है, याद है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू अपन √3 अपॉन 1 होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा वैल्यू हो, हम लोग को पता नहीं हो, तो ये थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इस tan का इन्वर्स लेते हैं। तो tan का इन्वर्स लेते हैं, तो जो वैल्यू आता है वही थीटा का वैल्यू कहलाता है। इसी को हम लोग पूर्णांक या आयाम बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर r का वैल्यू कितना आया है, 2, और cos यहाँ पर 60 डिग्री, i साइन 60 डिग्री, ठीक है। इसको अगर रेडियन में बदलना है तो 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, 360 डिग्री बराबर आपका 2π रेडियन होता है। इसीलिए 60 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2π अपॉन 360 गुने 60, ये 60 से 60 चला जाएगा 6 मिनट में, और ये इस तरह से कट जाएगा 3 मिनट में, तो π/3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे π/3, यहाँ पर i साइन π/3। तो ये हम लोग जो दिया गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पोलर रिप्रेजेंटेशन में निरूपित कर दिए हैं। तो इस तरह से किसी भी जो कॉम्प्लेक्स या सम्मिलित संख्या है उसको हम लोग ध्रुवीय निरूपण में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको निरूपण करना है। कोई भी संख्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से संख्या दिया हुआ है, और इसको हम लोग ध्रुवीय निरूपण में वो करना है, सजाना है या दर्शाना है, तो हम लोग इस तरह से मेथड अप्लाई कर और उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको हल करना है, कैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालना है, कैसे आर्गन प्लेन निकालना है, और
पूर्णांक आयाम कैसे निकालना है। अगर आप लोग को नहीं मान लीजिए समझ में आया होगा, तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उसमें आप लोग को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से इसको हल करना है। तो अभी और भी कुछ कंसेप्ट बाकी है इसमें, जो हम लोग क्वेश्चन बनाते समय बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको हल करना है। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियो जो भी हम लोग आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए, नहीं तो कहीं भी कंसेप्ट मिस हो सकता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से देखिए 1 बाय 1 करके, जिससे आप लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।